पीएस वोहरा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी ये समझना चाहेंगे कि सर सिर्फ गाड़ियों को लेकर समस्या नहीं है कि माइलेज कम हो रहा है, इंजन और जो गाड़ी के दूसरे पार्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल अब खाद्य सुरक्षा को लेकर, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर और पानी संकट को लेकर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में E20 के अगर हम दूरगामी परिणाम देखें तो क्या ये वाकई में हमारे अर्थव्यवस्था के लिहाज से या हमारी थाली में ये छेद करने वाला साबित हो सकता है? नमस्कार, शुक्रिया आप सबने मौका दिया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि जैसे हालांकि अभी सर ने बताया कि कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आज की डेट पे हम भारत के पेट्रोल की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सोचें, तकरीबन 1000 करोड़ लीटर से ऊपर की हमारी आवश्यकताएं। और अभी जो हमारा एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो 300 से 350 लीटर करोड़ लीटर का ही है, जो मेनली केमिकल्स और शराब और फार्मास्यूटिकल में यूज हो रहा है। देखिए, बात ये है कि हम इस बात को शायद हमें नहीं भूलना चाहिए। अब लेकिन मैं सरकार की इसमें मैं उसकी अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों शायद सरकार है ना एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती है, कृषि का औद्योगिकीकरण करने का शायद मोदी सरकार ने शायद उनका ये ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं। अब बीते साल भी 2020 में भी आपने देखा कि जो 3 कानून थे उसमें भी वो कहीं ना कहीं कृषि के औद्योगिकीकरण की तरफ थे। कहना ये था कि आपको फसलों का सही मूल्य मिल जाएगा। जब किसान एमएसपी से अपने आप को सेफ नहीं मानता तो वो किसान की सुरक्षा सरकार के साथ में, निजी क्षेत्र के साथ में नहीं है। अब रही बात, आप तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साहब क्या इससे हमारी थाली पे फर्क पड़ जाएगा। जरा देखिए, इंडिया अभी भारत से ज्यादा जो प्रोडक्शन वर्ल्ड में होता है, एक तो यूएस करता है और एक ब्राजील करता है। यूएस करीब 54% करता है, ब्राजील करीब 27% करता है। और ब्राजील में तो 30 से 32% तक का इसमें मिश्रण चल रहा है। इवन वहां पे 100% का कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। लेकिन आप जरा देखिए वहां पे कितनी जमीनें अवेलेबल हैं, वहां पे पानी का स्तर क्या है, वो वहां की फार्मिंग जो है वो प्योरली जो है ना वो नेचर पे डिपेंड करती है। पानी की वहां पे बहुत बड़ी उनके पास स्टोरेज है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि भारत में अगर आप मक्के का अगर आप प्रोडक्शन करें, 1 लीटर एथेनॉल के लिए आपको 4670 लीटर पानी चाहिए मक्का के थ्रू। और अगर आप गन्ने के थ्रू जाते हैं तो 1 लीटर एथेनॉल के लिए आपको 3636 लीटर पानी चाहिए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। अब दूसरी बात ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जमीन भी किसानों के पास इतनी है ही नहीं कि वो जमीनों पे मैक्सिमम बार बार फसल उगा के वो उससे अमीर हो जाएंगे, जो सरकार कह रही है कि किसान अमीर हो जाएंगे। अब जरा देखिए कि हमारे यहाँ प्रति हेक्टर मक्का की जो पैदावार है वो 3.5 टन है मात्र, जबकि अमेरिका में 11 टन के बराबर है। तो आप अभी देखिए कि अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम ये जानते हैं कि अभी हम मक्का, गन्ना या चावल को ही उपयोग करेंगे। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर के, हमारे रसोई में यूज होने वाली चीजें। मक्के की हम रोटी खाते हैं, उसका हम दलिया खाते हैं, चावल को हम यूज करते हैं, गन्ने से हम चीनी यूज करते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार ने एकाएक ये ऑब्जेक्टिव कैसे तय कर दिया। और रही बात, आप एक तरफ ये कहते हो विदेशी मुद्रा बचेगी, तो 130 से 135 बिलियन डॉलर का भी क्रूड ऑयल का बिल है, राइट। आप पहले तो ये नहीं कभी बता पाए कि जब क्रूड ऑयल ग्लोबली सस्ता था तब आपको कितनी सेविंग हुई थी, है ना। ये कई ऐसी बातें हैं जो सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, रादर देन एग्रीकल्चर का उसको साइंटिफिक किया जाता। और एक बात और मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि अगर ईमानदारी से सरकार को ये लगता है कि एथेनॉल के माध्यम से हमारा जो फूड है वो काफी चीप हो जाएगा, तो सरकार एथेनॉल का इंपोर्ट बढ़ा दे। एक स्टडी तो एटलीस्ट सरकार प्रोड्यूस करे ना कि एथेनॉल के प्रोडक्शन से कितना फायदा होगा, और उसी एथेनॉल को अगर हम ब्राजील से, यूएसए से या किसी और कंट्री से कंपैरेटिवली हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट करके हम उसको यहाँ यूज करें, कम से कम हम हमारे फार्मर्स, हम ये तो ना सोचे ना कि हमारे फार्मर्स कैसे कर पाएंगे या उससे हमारी थाली पे ही दिक्कत आ जाए। तो एक दिक्कत ये है कि सरकार एकदम कोई चीज सडनली प्रोड्यूस कर देती है और फिर उसका अलग अलग नैरेटिव्स आने लग जाते हैं, और मतलब चीजें समझ नहीं आती है।